Hello friends, welcome to Upgrade Commerce. Myself Naseem Ahmed, and in this video we will discuss about Henry Fayol's 14 Principle of Management. उनके प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले उनकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। हेनरी फेयोल 1841 में फ्रांस में पैदा हुए और 1860 में उन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की एंड इन 1888 कंपनी ने उन्हें एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे प्रमोट किया और जब उन्हें प्रमोशन मिला तो उस वक्त उनकी कंपनी इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में थी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब आपके डेट्स आपके असेट से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब जब आप अपने पूरे असेट को बेच कर भी आप अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पाते हैं तो उस केस को कहते हैं इंसॉल्वेंसी। और उस वक्त कंपनी उसी सिचुएशन में थी। उन्होंने इंसॉल्वेंसी को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी सारी मैनेजरियल स्किल्स, सारे टेक्निक्स उस कंपनी में लगा दिए उस सिचुएशन से कंपनी को बाहर निकालने के लिए, और उस काम में वो सफल भी हो गए। और जब वो 30 साल के बाद उस कंपनी से रिटायर हुए तो उस वक्त वो कंपनी एक लीडिंग कोल्ड स्टील कंपनी बन गई थी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। नाउ लेट अस नो सम मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फेयोल। फेयोल को एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, कि किसी फील्ड के बारे में आपको उसकी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कोई टेक्नीशियन होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कि उनके पास टेक्निकल स्किल। और मैनेजरियल स्किल का मतलब कि किसी मैनेजमेंट को कैसे आप रन करते हैं उसके बारे में आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी बताया जिसकी हेल्प से आप मैनेजमेंट के गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताया है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी आसानी से 14 प्रिंसिपल को लर्न। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट। इसका मतलब यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और सारे काम को एक ही एम्प्लॉय को देने के बजाय आप बहुत सारे एम्प्लॉय को उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा और आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे। और आपको उस काम को किस एम्प्लॉय को देना है ये आपको डिसाइड करना है कि उस एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी क्या है, उसके क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसका एक्सपीरियंस क्या है उस फील्ड में। अगर कोई एम्प्लॉय सेल्स में बहुत अच्छा है तो आप उसको सेल्स का काम दे दीजिए। अगर कोई एम्प्लॉय फाइनेंस में बहुत अच्छा है तो उसे फाइनेंशियल वर्क दे दीजिए ताकि वो अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाए। आइए साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपको कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला आपको फ़ायदा होगा स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब अगर आप एक काम एक बंदे को दे देते हैं और वो बंदा एक ही काम को बार बार करता है तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, उससे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और जो दूसरा फ़ायदा है वो है इम्प्रूव इफ़िशेंसी। अगर कोई बंदा एक काम को करता रहेगा, बार बार करेगा, तो वो उस काम को फास्ट कर पाएगा। साथ ही साथ उस काम को करने के लिए वो आपके रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं कर पाएगा, आपके रिसोर्सेज को वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा। आइए अब जानते हैं कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला इसका नुकसान होगा कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके अंदर इफ़िशेंसी नहीं आएगी। इफ़िशेंसी नहीं आएगी इसका मतलब कि आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसका निगेटिव इम्पैक्ट है कि आप स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाएंगे, आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अपने ऑब्लिगेशन को टाइम पे कंप्लीट करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो शायद इसकी वजह से उसके निगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। या अगर किसी एम्प्लॉय के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन अथॉरिटी कम है
तो इसकी वजह से शायद वो अपने काम को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसे एक हफ्ते में 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, लेकिन उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अथॉरिटी नहीं मिली है, तो शायद वो अपने काम को उस समय पूरा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो उसका सुपीरियर लेवल है, जो उसका बॉस है, वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई थी। तो फ्योल यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय से हमें कोई टास्क को पूरा करवाना है तो हमें उसको अथॉरिटी के साथ साथ उसी के बराबर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाए विदाउट एनी हर्डल। आइए अब जानते हैं कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपके कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि आप अथॉरिटी का मिसयूज़ करने से बच जाएंगे और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना डिले किए टाइम पे कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे आप अपने काम को समय पे पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको अथॉरिटी ज़्यादा मिल गया है तो शायद हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सके, या किसी एम्प्लॉय को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल गया है तो शायद वो ओवरबर्डन फील करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जी बिल्कुल हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही है डिसिप्लिन का मतलब। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसे एम्प्लॉय को फॉलो करना, ये डिसिप्लिन के अंदर आता है। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, ये भी डिसिप्लिन के अंदर आता है। जो आपका सुपीरियर है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना, ये भी डिसिप्लिन के अंदर आता है। और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक क्लियर एग्रीमेंट होना कि सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को कौन से टास्क दिए हैं उसको एग्रीमेंट के थ्रू फॉलो करना। और आपको दिए गए जॉब को, कमिटमेंट को टाइमली पूरा करना, ये भी डिसिप्लिन होता है। फेयोल ने ये इंसिस्ट किया कि जो डिसिप्लिन होता है वो सुपीरियर लेवल पे भी होना चाहिए और सबऑर्डिनेट लेवल पे भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ वर्कर्स पे अप्लाई हो, जो सुपीरियर लेवल पे हैं या जो टॉप लेवल पे है उनके ऊपर अप्लाई ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रूल्स सुपीरियर के लिए बनाया गया है वही रूल्स लोअर लेवल के लिए भी होना चाहिए। सब जगह रूल एक जैसा ही एप्लीकेबल होना चाहिए। साथ ही साथ रूल ऑफ पेनाल्टीज़ भी सब एम्प्लॉय के ऊपर एक बराबर एप्लीकेबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉय को अपने टास्क को बहुत ही इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ जो सुपीरियर है उसको भी चाहिए कि अगर किसी एम्प्लॉय ने उसके काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसके सैलरी में इंक्रीमेंट करे, उसे प्रमोशन के चांसेस दें। इस प्रिंसिपल के फॉलो करने के दो फ़ायदे हैं। सबसे पहले, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होंगे। और जो दूसरा फ़ायदा है उससे आपकी इफ़िशेंसी इम्प्रूव होगी। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो कन्फ्यूजन होगा, केओस होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और आपके काम डिले होंगे। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इसका बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव वन ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड ऑल्सो बी अकाउंटेबल टू द वन सुपीरियर ओनली। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को मल्टीपल बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो एम्प्लॉय कौन से बॉस का सबसे पहला काम करे। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर दे रहा है और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को ये बॉस भी ऑर्डर कर रहा है, ये बॉस भी ऑर्डर कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो ये दूसरा एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि हम सबसे पहले कौन से बॉस का जो ऑर्डर है उसे कंप्लीट करें। अगर वो एक बॉस का ऑर्डर कंप्लीट करता है तो ये दोनों बॉस उससे नाराज़ हो जाएंगे और वो उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल में ये समझाया गया है कि एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक एम्प्लॉय को बोला गया है कि वो अपने प्रोडक्शन को स्लो करे ताकि वो क्वालिटी को मेंटेन कर सके, लेकिन जो सेल इंचार्ज है वो ये चाहता है कि प्रोडक्शन को फास्ट किया जाए ताकि जो हमें ऑर्डर्स मिले हैं वो हम टाइमली पूरा कर सकें। तो वहाँ पे जो वो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाए कि वो अपने प्रोडक्शन को स्लो करे ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके या उसको फास्ट करे ताकि ऑर्डर को मीट कर सके। आइए अब समझते हैं कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो कौन कौन से फ़ायदे आपको हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि सब ऑर्डिनेट के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा,
कोई ईगो क्लैश नहीं होगा और उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी इम्प्रूव होगी। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और ईगो क्लैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब वन यूनिट मीन्स वन प्लान। इस प्रिंसिपल में फेयोल ये कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और वो डायरेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन की तरफ हमें ले जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब सारे एम्प्लॉयज़ सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कि अपने टारगेट को अचीव करना। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को काफ़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को एक ही डायरेक्शन में यूनिफाइड कर सकते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट वेस्ट होंगे और अपने गोल को अचीव करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individual. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल्सो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, उनकी नीड होती है जिसके लिए वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के साथ सबऑर्डिनेट कर सके, उनको मिला सके, ताकि जब ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा हो सके तो साथ ही साथ इंडिविजुअल के टारगेट को भी पूरा कर सके। लेकिन जब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे मैनेजमेंट का ये काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ऊपर रखे और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वहाँ पे सेक्रीफाइड करना पड़ेगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपने गोल को आसानी से अचीव नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय होगा वो काफ़ी लंबे समय तक सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडिक्वेटली। इसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं आपको उनके स्किल, उनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको सैलरी पे करनी चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। साथ ही साथ उनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकें। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग उसे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना चाहिए। अब वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? सबसे पहला है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। उस फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर वो बहुत ही वेल फाइनेंस कंपनी है तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर से बेहतर सैलरी पे करनी चाहिए ताकि जो उनके एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाई हो सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ कि गवर्नमेंट ने सैलरी और वेजेस पेमेंट के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस बना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कितना सैलरी पे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना चाहिए ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर के यहाँ न जा सकें। आप अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपको दो फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेटेड फील करेंगे, साथ ही साथ वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटमेंट भी रहेंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट फील करेंगे जिसकी वजह से वो अपने मैक्सिमम एफर्ट को आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब सारे के सारे पावर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज। फेयोल के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी फुल्ली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए और
डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ और उसके नेचर के अकॉर्डिंग। आप अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इस प्रिंसिपल में आपको दोनों के फ़ायदे मिलेंगे, सेंट्रलाइजेशन के और डिसेंट्रलाइजेशन के। साथ ही साथ आपके हर ऑपरेशनल लेवल पे डिसीजन लेना फास्ट हो जाएगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं और आप फुल्ली सेंट्रलाइज्ड हैं तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेने में डिले हो सकता है। अगर आप फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड हैं तो वहाँ पे आपके अथॉरिटी का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों का बैलेंस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। स्केलर चेन का मतलब होता है कि एक आपका सीक्वेंस होता है सुपरवाइज़र से लेके टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ये ए टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसे ई तक पहुँचानी है तो पहले वो बी तक आएगा, फिर सी तक आएगा, फिर डी तक आएगा, उसके बाद वो ई तक आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में फ्लो हो रहा है और वो इंफॉर्मेशन सबसे होते हुए आ रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में सबको नॉलेज होगा। लेकिन अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन डी को आर तक पहुंचाना है और वो अगर इस स्केलर चेन को फॉलो करेगा तो शायद आर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचने में बहुत डिले हो सकता है। तो यहाँ पे फेयोल ने बताया है कि आप गैंग प्लान की हेल्प से डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन आर तक आप पहुँचा सकते हैं विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। आप अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक जो आपका इंफॉर्मेशन फ्लो होगा बहुत ही सिस्टमेटिकली फ्लो होगा, साथ ही साथ कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन गैप के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोई क्लैरिटी मिलना मुश्किल हो जाएगा, रिलेशनशिप आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब आप ऑर्डर का मतलब आपने सुना होगा कमांड, लेकिन यहाँ पे कमांड से मतलब नहीं है। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल दैट इज़ अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग। मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और हर मटेरियल का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए कि हर एम्प्लॉयज़ को मालूम हो कि अगर उसे कोई इक्विपमेंट चाहिए तो वो इक्विपमेंट कहाँ मिलेगा, कौन से रूम में रखा हुआ है, या अगर उसे सुपरवाइज़र से बात करना है तो उसका सुपरवाइज़र कौन सी केबिन में बैठा हुआ है, इसके बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो इससे हमारा टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा और हमारा काम काफ़ी जल्दी हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल स्टोर। वहाँ पे आप देखते होंगे कि ढेर सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं और हर डिपार्टमेंट में कोई स्पेसिफिक चीज़ रखी होती है। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, अगर आपको गारमेंट चाहिए तो वो आपको मालूम होता है कि वो कौन सी फ्लोर पे होगा, अगर आपको शूज़ चाहिए तो वो कौन सी फ्लोर पे, या अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो वो कंप्लेन डेस्क कहाँ होगा, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क कहाँ होगा। तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। आप अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपका टाइम बचेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्क बहुत ही सिस्टमेटिक और स्मूथली हो पाएंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जो एम्प्लॉयज़ की एनर्जी वेस्ट होगी। साथ ही साथ आप अगर किसी इमरजेंसी में अगर अपने सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल हो सकती है उनको ढूंढने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि हमें हर एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर एम्प्लॉय की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर हम हर एम्प्लॉयज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफर्ट देगा। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि प्यून और सुपरवाइज़र की सैलरी एक बराबर होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए वो प्यून और सुपरवाइज़र के लिए एक जैसे होने चाहिए। जो भी रूल्स बनाए जाए वो दोनों को ध्यान में रख के बनाया जाए और दोनों के लिए वो रूल्स बराबर हों, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे और वो अपने मोराल को बूस्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, साथ ही साथ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हेल्दी रिलेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब होता है कि
नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। आपको बहुत ही जल्दी जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को उनको टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, उनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि उनकी जॉब सिक्योर है, उन्हें जॉब से नहीं निकाला जाएगा। ज़्यादातर हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती और ये डर उनके मन में बैठा रहता है कि अगर उनसे छोटी सी भी गलती हो गई तो उन्हें कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर से ये डर निकाल देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉयज़ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। उसकी हेल्प से हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कदम उठाना। फ्योल ने हमें ये बताया, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लान बनाने जा रहे हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो हमारे और प्लान में अपनी भी हिस्सेदारी दे सकें, वो अपने राय रख सकें। हमें उनसे बिना पूछे भी कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बनाना चाहिए। किसी भी प्लान को बनाने से पहले हमें एम्प्लॉयज़ की राय भी लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो बहुत ही मोटिवेटेड फील करेंगे और सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो हमें चाहिए कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर के सजेशन का वेलकम करना चाहिए और उनके आइडियाज़ को भी अपने प्लान में इंक्लूड करना चाहिए। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के बीच में एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट को अपने टाइम पे अचीव कर सकेंगे अगर वो टारगेट हम उनके कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अपने बेस्ट एबिलिटी को नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ वो बहुत ही मोटिवेटेड फील करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी प्लान सेट करने से पहले उनकी राय लेना ज़रूरी नहीं समझा। एंड फाइनली द लास्ट वन इज़ एस्पिरिट डिकॉप्स। एस्पिरिट डिकॉप्स का मतलब होता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए, यूनिटी के साथ काम करना चाहिए और हार्मनी के साथ काम करना चाहिए, जिसकी हेल्प से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन देखने मिलेगा। साथ ही साथ एक मैनेजर को हमेशा अपने स्पीच के बीच में आई वर्ड यूज़ ना करके उसे वी वर्ड का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ सके और उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, जो हेल्प करेगा हमें अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी से जल्दी अचीव करने में। साथ ही साथ मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इस 14 प्रिंसिपल को बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है डैड UCUSSR और उसके सामने लिखा हुआ है OIC। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, वो अपने डैड से पूछता है कि डैड UCUSSR, तो वो जवाब देते हैं OIC। अब ये 14 प्रिंसिपल को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है, जिसको आप एक्सपेंड करके बहुत ही आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। DAD UCUSSR OIC। यहाँ पे आप देख सकते हैं D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, C फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, U फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, S फॉर स्केलर चैन, S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, R फॉर रेमुनरेशन, O फॉर ऑर्डर, I for initiative, S for subordination of individual interest to general interest, E for equity and E for esprit de corps। देखा आपने कितनी ही आसान तरीके से आप ये 14 प्रिंसिपल को लर्न कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।